Okay. So now let's talk about m and m plus 2 peak and m plus 2 peak. अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव क्या है m और m plus 2 peak का? ऑब्जेक्टिव है to find out whether the atom contains a halogen, the molecule contains a halogen, और वो हैलोजन में से हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो क्लोरीन है या ब्रोमीन है। ठीक है, सो पहले मैं आपको लिख देता हूं, वी यूज m and m plus 2 peaks to identify the halogen atom। अच्छा, एटम्स नहीं कह रहा, एटम कह रहा हूं, वन एटम होना चाहिए, एक सिंगल एटम। ठीक है, वन एटम। एक से ज्यादा अगर होंगे तो फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको। अच्छा, हमारे सिलेबस में है ही एक एटम का डिस्कशन, ठीक है, इसीलिए आपको एक से ज्यादा पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वी यूज m and m plus 2 peaks to identify the halogen atom in a molecule। अच्छा, लेकिन शर्त ये है, the halogen atom could be either chlorine or bromine only। इसमें फ्लोरीन है ये आप नहीं बता सकते, इसमें आयोडीन है आप ये नहीं बता सकते। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि हैलोजन एटम जो इसके अंदर होगा, हैलोजन एटम कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन ओनली। हमारे सिलेबस में क्लोरीन और ब्रोमीन ही है बस। ठीक है, अभी आप ये कर ले, मैं आपको इसका सिलेबस का पॉइंट दिखा दूंगा। तो यू डू नॉट नीड टू गो, देखो एक आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक ही हैलोजन एटम होना चाहिए, और वो एक हैलोजन एटम या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन ये देगा, तुम्हें इसका डाटा देगा और तुमसे कहेगा वेदर द मॉलिक्यूल कंटेन्स क्लोरीन और ब्रोमीन। तो आप ये पता लगाएंगे, वो कैसे पता लगाएंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले तो रिकॉल एंड रिमेंबर, सर इसको एंड लर्न, ये बात रट लें कि जो क्लोरीन के अंदर दो आइसोटोप्स होते हैं 35 एंड 37, और इनका जो रेशो होता है वो 3:1 का होता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एंड ब्रोमीन के अंदर भी दो आइसोटोप्स होते हैं 79 एंड 81। अच्छा, 81, और इनका रेशो 1:1 का होता है। ठीक है, इसको याद कर लो सब लोग, ये दोनों का रेशो आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए, क्लोरीन का और ब्रोमीन का। 79, 81 उनका मासेस भी और रेशोज भी, ये आपको याद होनी चाहिए 1:1 के। ठीक है, अच्छा अब जरा समझो कि एग्जाम्पल, वी हैव अ मॉलिक्यूल CH3Cl। ठीक है, अब देखो मैंने कल तुम लोगों को बताया था, किसी भी मॉलिक्यूल को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हो तो उसकी एक एम पीक बनती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक। एम पीक मैंने क्या बताया था किसकी होती है, पूरे मॉलिक्यूल की। उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन क्या होते हैं, कार्बन 12। ठीक है, हाइड्रोजन तो जाहिर है 1 ही होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें Cl कौन सा होगा, क्योंकि Cl के तो दो आइसोटोप्स हैं। तो जब भी तुम्हारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन होगा ना, तो याद रखो एम पीक is formed when Cl35 is present in molecule।
प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो अगर Cl35 होगा ना, तो Cl35 वाले मॉलिक्यूल की जो पीक होगी उसको हम कहेंगे एम पीक। ठीक है, एम मींस मॉलिक्यूलर आयन पीक। ठीक है, इज फॉर्म्ड व्हेन Cl35 इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एंड अब कॉमन सेंस यूज करो, M+2 पीक के अंदर कौन सा Cl होगा? is formed when Cl37 is in the molecule. Formed when Cl37 ठीक है is present in a molecule. Simple as that. अच्छा, अब ये बात सारे सबको समझ में आ गई। तो अगर आपसे कहा जाएगा ना एग्जामिनर के इसकी एमपी कहां बनेगी, तो जरा हम निकालते हैं एमपी का मास। नहीं, दोनों होंगे, बोथ है मैंने M+2 पीक्स इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, आई टेल यू। सो एम पीक कहां बनेगी, जरा इसका एमआर निकालते हैं। एम पीक, ठीक है, ऑफ CH3Cl। सर जरा देखते हैं ना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 और Cl कौन सा वाला है इसके अंदर 35। जरा ऐड करके वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? 50 पक्का पूरी 50। एंड M+2 पीक, ठीक है, ऑफ CH3Cl। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपसे कहा जो Cl है वो 35 वाला है और इसके अंदर जो Cl है वो 35 वाला है। अच्छा, इस पे प्लस प्लस लगा दूं मैं? प्लस, आपको पता है कल से मैं बता रहा हूँ कि हर पार्टिकल पे प्लस का साइन लगाना है आपने। ठीक है, तो ये 12 + 3 + 37, जाहिर है वो 2 यूनिट आगे आएगी ना, 52। अच्छा, अब जो की पॉइंट है बच्चों, दिस इज द की पॉइंट। एग्जाम में तुम्हें बताएंगे थोड़ी कि ये हैलोजन कौन सा है, वो तो आपको निकालना होगा कि ये क्लोरीन है या ब्रोमीन है। ठीक है, एग्जाम में ये तो मैंने दे दिया ना आपको, एग्जाम में तो आपको डिसाइड करना होगा। थोड़ा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल काम है। जो रेशो Cl35 और Cl37 का है ना, वही रेशो इसकी M और M+2 पीक का है। दैट इज, अगर ये 3:1 के रेशो में है तो वो भी 3:1 के रेशो में ही होंगे। तो आप जब इसका ग्राफ देखेंगे, ना यूं करके, तो इसका अबंडेंस होगी। अबंडेंस यहाँ पर आपको पता है एम वैल्यू होती है, तो इसकी जो एम पीक होगी वो 3 गुना बड़ी होगी M+2। देखो अब इसका ये ऐसे होगा। ठीक है, ये इसकी एम पीक है। एम पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक ये कितने पे आ रही है? 50 पे। इसके 2 यूनिट आगे इसकी M+2 पीक होगी, वो कितने पे आएगी? 52 पे। लेकिन इनका रेशो देख रहे हो क्या है? इनका रेशो जो है वो 3:1 का रेशो है। आप रेशो देखते ही बता देंगे, जैसे आप देखेंगे कि इसका रेशो 3:1 का है, आप फौरन कह देंगे कि ये इसके अंदर क्लोरीन है। अच्छा, याद रखो नोट, मैंने M+1 पीक इज नॉट शोन। ठीक है, आप देखो बच्चे पूछते हैं सर क्या इसमें M+1 पीक नहीं होती है? होती है सर, क्यों नहीं होती है? ठीक है, इज नॉट शोन। ठीक है, वो आपको दिखा पे नहीं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें M+1 पीक भी हो जाएगी। M+1 पीक का तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है ना, क्या निकालना? नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, अच्छा, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि M+1 पीक कैसे बनेगी, तो उसके अंदर एक कार्बन क्या होगा? कार्बन 13 बस। बाकी क्लोरीन कौन सा वाला होगा उसके अंदर? 35 वाला होगा। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोगों को खुद ही बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो उसकी पीक्स कैसे दिखाई देती? अभी जरा उसको भी देख लेते हैं। पहले ये बात समझ में आ गई बच्चों, तुम स्पेक्ट्रम को देखोगे, या तो स्पेक्ट्रम बना हुआ होगा या तो तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा। अभी इसके बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो या तो स्पेक्ट्रम बना हुआ होगा या क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि इसका रेशो M और M+2 पीक का 3:1 का है, या रेशो गिवन नहीं होगा, वैल्यूज गिवन होंगी, उसे रेशो हम निकाल लेंगे।
ठीक है, अबंडेंस की वैल्यूज गिवन होगी। अगर 3:1 का रेशो है, बस पत्थर पे लकीर है कि वो एटम क्लोरीन है। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट। अगर ये ब्रोमीन होता, ठीक है, अगर इफ मॉलिक्यूल इज सपोज करो CH3Br, तो इसकी एम पीक जो है ना, एम पीक किसकी पीक होती, उसमें CH3Br कौन सा वाला होता, 79। सिंपल, और वो प्लस तो आपको पता है हर एक पे लगाते हैं। एम पीक इज प्रोड्यूस्ड बाय CH3Br 79, और वो वैल्यू कितनी होती है, 12 + 3 + 79। आंसर बताओ। नाइनटी 94 आ गया। अच्छा, मैं यूं लिख देता हूं, इज ऑफ दिस, और M+2 पीक इज ऑफ CH3Br, और Br यहाँ पे कौन सा होगा, 81, Br 81 प्लस, तो ये 12 + 3 + 81 कितना हो गया, 96। वंस अगेन गाइस, की पॉइंट, ये बस ये पहचानने का तरीका है, जो रेशो इसका Cl हमने अभी कहा था ना, Cl3537 का होगा, बिल्कुल ऐसे ही जो रेशो 79 और 81 का होगा, बिल्कुल वही रेशो इसकी M और M+2 पी का होगा, विच मीन्स के 1:1 का रेशो इधर है, तो उधर भी 1:1 का रेशो होगा। ठीक है, तो इसकी दो पीक्स तुम्हें कैसी दिखाई देंगी, इसकी अगर आप दो पीक्स देखेंगे, अबंडेंस एमी, इसके अंदर आप देखेंगे दोनों 1:1 के रेशो में होगी। 94 वाली और 96 वाली, ठीक है, M पीक M+2 पीक। Do we all get this? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, अभी we'll do some questions to make you understand how the whole thing works, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, पहले तो आप लोगों को कुछ जरा क्लास में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना सिखाता हूँ इसी के अंदर, फिर उसके बाद मैं पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलें, लेट्स स्टार्ट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? बस ये इसका देखो, थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, बट जब तक तुम इसके 2-4 क्वेश्चंस नहीं करोगे अपने साथ, तब तक तुम्हें पूरी बात समझ नहीं आएगी। लेट्स चलो भाई, ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, याद रहे ये ना 2023 के बाद के क्वेश्चंस के अंदर आपको इसके सवाल नजर आएंगे, उससे पहले ये था ही नहीं, ये A2 के अंदर था ये। तो मैंने पहले कुछ 3-4 क्वेश्चंस वर्कशीट के A2 से निकाले हुए हैं, लेकिन फिर उसके बाद 2022 के मैंने इसमें 2 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिस में और भी करेंगे। चलें, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड X, उन्होंने कंपाउंड आपको दे दिया है, दिस इज C5H10O2, ठीक है, C5H10O2 is recorded. The peak heights of M and M+1 peak are 22.65 and 1.25 respectively. क्या दिया हुआ है हमें, ये जो 22.65 और 1.25 है, ये हमें क्या गिवन है, या अबंडेंस गिवन है, किसकी, M पीक की और M+1 पीक की। ठीक है, use these data to show that there are 5 carbon atoms present in the molecule. So I told you, मैं कल से तुम्हें बता रहा हूँ कि अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है। सो ये फॉर्मूला याद कर लो तुम लोग। फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन का इज इक्वल टू 100/1.1, ऊपर आती है अबंडेंस ऑफ M+1, नीचे आएगी अबंडेंस ऑफ M पीक। सिंपल इजी वर्क। जरा वैल्यू मुझे बता दीजिए क्या क्या पुट करूं। M+1 की जगह 1.25 अपॉन, सिंपल, दोनों की अबंडेंस आपने पुट की फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा
5.02 is rounded off to the whole number 5. ज़ाहिर है डेसिमल में तो नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं हो सकते ना, ठीक है। अच्छा चलिए, अब उसने कहा था मास स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट 57. कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द फ्रैगमेंटेशन ऑफ एक्स टू प्रोड्यूस दिस पीक। देखो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे इसको डिसाइड किया जाता है। सबसे पहला काम तो बच्चों ये सीखो कि इसका एमआर मॉलिक्यूल का निकाल लो, मॉलिक्यूल का एमआर निकालो और मुझे बताओ इसका एमआर कितना आ रहा है। एमआर मॉलिक्यूल का निकालो, C5H10O2 5 into 12 plus 10 plus 16 into 2 102 इसका एमआर आ गया, ठीक है। अब एक पीक है 57 पे जो मुझे शो करनी है, तो अगर इसके एमआर में से वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें दूसरी पता चल जाएगी। ज़रा टूटेगा दो टुकड़ों में, तो तुम्हें एक का 57 है तो दूसरे का कितना होगा, माइनस करो 102 में से 57 कितना आ रहा है 45, ठीक है। अच्छा अब तुम अगर 45 वाली पीक भी ढूंढ लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये 57 वाली पीक किसकी है। अच्छा अब मैंने कल तुम लोगों को एक बात बताई थी, मैं फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूं। देखो सबसे कॉमन पीक्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे लेट्स अंडरस्टैंड सबसे कॉमन पीक्स कौन कौन सी होती हैं। मैं भी लिखवाता भी हूं आपको नोट्स में। देखो एल्काइल, एल्काइल क्या होते हैं, CH3 C2H5 C3H7 सबसे कॉमन पीक्स होती है ना। अब जरा कैलकुलेटर अपने हाथ में उठाएं, एल्काइल ग्रुप होता है CH3, CH3 का मास कितना होगा 15, तो ये जाहिर है इनमें से दोनों में से कोई एल्काइल तो नहीं है। फिर अगली एल्काइल होती है C2H5, C2H5 का कितना है 29, ये 29 भी नहीं है। फिर अगली है C3H7, C3H7, C3H7 कितना 43, जाहिर है अब उससे बड़ी लूंगा तो वो तो ऊपर चला जाएगा ना 45 से। अच्छा एक और करके देखते हैं, शायद 57 हमें मिल जाए। C4H9 चेक करो, C4H9 का मास 57 आ गया C4H9, ठीक है। अब अगर ये C4H9 है जिसका मास 57 आ गया है, तो फिर बचे कितने कार्बन एटम, एक कार्बन एटम बचा, एक हाइड्रोजन बचा और 2 ऑक्सीजन बचे, ऐसे ही है ना। उनका मास निकालो जरा, एक कार्बन जो बचा 45 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि C2H5, अच्छा अभी मैं आप इसमें मैंने ये बनाया हुआ है और मैं अभी पहले आपको दोनों बनाया था। अच्छा इस आपने क्या बताया था कि क्या मास आया इसका, पहले एक सेकंड में आप लोगों को अलग से समझा देता हूँ क्योंकि इधर दो पॉसिबल आंसर हैं। अच्छा एक आया था हमारा C4H9, इसका कितना आया था 57 सॉरी, C4H9 का आया था 57 और दूसरा आपने क्या बताया था C, एक कार्बन बचा था, हाँ CHO2। अच्छा जरा मैं इसको CHO2 को ठीक कर दूं, सर ये COOH, क्या ख्याल है CHO2 तो कुछ होता ही नहीं है ना, COH होता है, तो इसका कितना आ रहा था 45। तो मेरा एक पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, तो मेरा जो फ्रैगमेंट है जिसका आंसर आ रहा है 57 ये आ रहा है, और दूसरा मैंने कल बताया था ना दूसरे के साथ क्या लगाते थे डॉट, तो ये मेरा आंसर है, ये जो 57 वाला फ्रैगमेंट ये है और ये है, ये एक पॉसिबल आंसर है। अच्छा मत भूलो कि मैंने तुम लोगों को जब ये पढ़ा रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो ये तो मैंने कार्बोक्सिलिक है ना, इसके और पॉसिबल आंसर्स भी हैं। अब देखिए जो मैंने उधर आंसर लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले तो एक ये पॉसिबल आंसर है, ठीक है, एग्जामिनर एक तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा पॉसिबल आंसर क्या है इसका, अगर मैंने क्वेश्चन में ये कह दिया कि नो इट्स नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स एन एस्टर, तो फिर
ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर तो कुछ भी नहीं कहा तो फिर आपका ये आंसर है, ठीक है, एग्जामिनर अलाउ करेगा। लेकिन अगर वो कहते नहीं इट्स एन एस्टर, तो अब ढूंढते हैं कि अगर ये एस्टर है तो फिर वो कौन सा एस्टर हो सकता है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि एस्टर के अंदर एक आर ग्रुप होता है, एक तरफ CO, दूसरी तरफ O, और फिर एक और आर ग्रुप होता है। ठीक हो गया। अब हम वापस चलते हैं और अपना वर्क देखते हैं। देखो हमारे पास एक फ्रैगमेंट है 57 का और एक फ्रैगमेंट किसका है 45 का। सही है। हमें अब ऐसे वर्क करना है कि O के साथ आर ग्रुप का ये फ्रैगमेंट हो सकता है। तो हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। O का कितना है 16, ऑक्सीजन का कितना है 16। अब 16 में मैं क्या ऐड करूंगा कि 45 बन जाए या 57 बन जाए। पहले तो आप जरा 16 के अंदर क्या ऐड हो कि 45 बन जाए, ये चेक करें। 29, अगर 16 में 29 ऐड होगा तो 45 बन जाएगा, और 29 C2H5 का होता है। ठीक है, 29 जो है ना वो होता है C2H5 का। तो अगर यहां लग जाए C2H5 तो इसका हो जाएगा 45। तो इसका मतलब है कि 45 वाला फ्रैगमेंट इसका है। और फिर जाहिर है आप मेरे पास कार्बन बचे कितने 3, तो ये C3H7 होगा ना। अब चेक कर लो C3H7 C डबल बॉन्ड हो, इसका मास निकाल के चेक कर लो, सर 57 ही आना है ना। तो आएगा ही 57, जाहिर है अगर पूरा मॉलिक्यूल का मास चेक कर ले। नहीं, लेकिन आपके हाइड्रोजन जो है वो टोटल कितने होने चाहिए 10, ये 10 से ज्यादा कैसे हो गए। नहीं नहीं, ये एक नहीं सर बेटा, C3 क्यों, एक कार्बन तो ऑलरेडी है ना, एक कार्बन तो C डबल बॉन्ड O का भी है, 2 बचे ना कार्बन। C2H5 चेक करो, C3 क्यों, वो है ना 5 कार्बन। ठीक है, अब चेक करो तो 57 ही आना है ना। तो जाहिर है जब MR ही उसका वही है, तो अब 57 आ गया, आ गया 57। तो इसका मतलब है एक फ्रैगमेंट जो 57 वाला है वो है C3H5O+। इसको लिखेंगे तो यू ही ना, C3, आप चाहें तो तोड़ के लिख दें C2H5CO लिख लें, और आप इसको यूं लिख लें C2H5CO+। ये कौन सा वाला फ्रैगमेंट हो गया 57 वाला। और दूसरा फ्रैगमेंट इसका जाहिर है क्या हो जाएगा, उसको कैसे होगा डॉट, ठीक है, O C2H5 या C2H5O जैसे लिखना है, ये 47 वाला फ्रैगमेंट हो गया। ठीक है, ये अगर इसका एक एस्टर है तो आप ये लिखेंगे। तो ये मैंने अपने पास जो आंसर लिखा हुआ है, असल में ये ना एक यानी मैंने क्वेश्चन को निकाल के बीच में से निकाल दिया है। तो बहरहाल इधर जो मैंने आंसर लिखा हुआ है वो C2H5CO+ डॉट C2H5, मैंने यहाँ एक्स्ट्रा वाला फ्रैगमेंट लिखा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं लिख सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसके अंदर आप लिख सकते हैं। जब तक एग्जामिनर आपको कहेगा नहीं ये क्या है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, पक्की बात है। चलिए, अच्छा, ओके, अब ये चलेंगे, वही चीज है जो मैंने वहां समझा दी है। अगला जरा आप बताएंगे मुझे ये क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी, इसको देखते हैं। The techniques of mass spectrometer and NMR are useful in determining the structures. उनका 3 peaks of the highest mass in the mass spectrometer of organic compound L corresponds to masses of 142, 143 and 144. ठीक है, 142, 143 and 144 मासेस पढ़ के आपको क्या आइडिया हो रहा है कि ये कौन सी 3 पीक्स हैं, M, M+1 एंड M+2, क्योंकि उसने आपको खुद ही कह दिया है क्वेश्चन के अंदर 3 पीक्स ऑफ हाईएस्ट मास। तो जाहिर है जो सबसे बड़े मास की होती पीक है वो तो मॉलिक्यूल्स की होती है ना। सो हाईएस्ट मास की जो पीक है वो M, M+2 एंड M+1 और M+2। The ratio of the heights of M and M+1 peak are these, and the ratio of the heights of N and M+2 peaks are these। आपको इसने M दोनों के रेशियो भी दे दिए हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं बच्चों, सब लोग, कि इसमें MR क्या है मॉलिक्यूल का 142। ये कैसे पता चला आपको, M पीक का जो मास होता है वो MR ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसका MR 142 है।
सबसे पहला काम उसने कहा हुआ है यूज द डाटा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन। ये तो हमेशा याद रखे, पहला पार्ट हमेशा यही होगा। चले बताइए मुझे नंबर ऑफ कार्बन कैसे पुट करूं, कैसे निकालूं। 100 अपॉन 1.1 क्या डालूं, am+1 का रेशो, m+1 का रेशो क्या है, अबंडेंस क्या है 3.35 am+1 अबंडेंस ऑफ m+1 अपॉन, चेक करें 7.03 हो गया, राउंड ऑफ टू 7। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट उसने कहा एक्सप्लेन व्हाट एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय m+2। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के दरमियान है काम, और कुछ है ही नहीं। आप रेशो निकाले m और m+2 का, ठीक है। अगर वो 3:1 का रेशो आ जाएगा तो वो क्लोरीन है, और अगर वो 1:1 का रेशो आ जाएगा तो, अच्छा ज़रा बिल्कुल एग्जैक्ट 3:1 का नहीं आएगा, बट राउंड ऑफ करके 3:1 का आ जाएगा। लेट्स चेक। सो m और m+2 का रेशो दिया हुआ है उसने 43.3 और 14। रेशो निकालने का तरीका सिंपली क्या होता है, डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 43.3 को डिवाइड कर दो 14.1 से, देखो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ गया। राउंड ऑफ करके 3 है ना, तो 3:1 का रेशो हो गया, बस खत्म। आप कमेंट कर देंगे इट इज Cl। ठीक है, क्यों है भाई ये Cl, बिकॉज जो Cl 35 और 37 का रेशो होता है वही m और m+2 का रेशो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका रेशो 3:1 होता है, तो m और m+2 का रेशो भी 3:1 ही है। अगर ये 1:1 का रेशो होता है, वो तो खैर 1:1 तो देख के पता चल जाता है ना। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, ये ब्रोमीन है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, पक्की बात है, गुड। अच्छा, अगली एग्जांपल भी कर लेते हैं। चलो, और क्वेश्चन नेक्स्ट। A combination of mass spectrometry and NMR is often enough to determine the structure of simple organic compound. The organic compound N produced a mass spectrum in which the ratio of M and M+1P was, आपको रेशो दे दिया है इसने, and had an M+2 peak similar of similar height of M peak। पर यहीं से पता चल गया, अगर M और M+2 की सिमिलर हाइट है तो इसका मतलब इट कंटेन्स Br, ब्रोमीन। चलो अब पूरा आंसर तुम लोग खुद करो। कैलकुलेट हाउ मेनी कार्बन एटम्स, बताइए हाउ मेनी कार्बन एटम्स, निकाल लिए सबने, 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, डिड्यूस विच एलिमेंट अदर देन कार्बन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो कौन सा एलिमेंट है जी, ब्रोमीन। शाबाश, ब्रोमीन। ठीक है, 1:1 का रेशो है। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ मेनी एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। सर M+2 पीक जब आती है ना, तो फिर एक ही एटम मौजूद होता है। मैंने आपसे कह दिया कि एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन होगा तो M+2 पीक आएगी। अच्छा, one bromine atom because M peak is produced by a molecule of Br79 and M+2 peak by a molecule of Br81। अच्छा, बाय द वे, जब ये खैर AS में तो कभी भी नहीं था, जब ये A2 में था ना, तो हम एक टाइम पे M+4 पीक भी बच्चों को पढ़ाते थे। M+4 पीक, M+4 पीक तुम कॉमन सेंस यूज करो, किसकी होती होगी, जब दोनों बड़े वाले एटम्स होते हैं, यानी दो Br होंगे ना, तो अगर 2 Br फॉर एग्जांपल अगर 2 Br हैं तो उसकी M पीक होती थी जब दोनों 79 वाले होते थे। M+2 पीक होती थी जब एक 79 वाला एक 81 वाला होता था, और M+4 पीक होती थी जब दोनों 81 वाले होते थे। मैंने एक क्वेश्चन आसान सा इस बुकलेट में इसमें डाल दिया है, ताकि अगर मतलब देखो ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस, M+4 पीक सिलेबस में नहीं है। बट ए लेवल में ना, एक मैंने देखा एग्जामिनर्स क्या करते हैं, बहुत बेसिक चीज अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है ना, तो ऑन द बेस ऑफ कॉमन सेंस उसका सवाल दे देते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन डाला है जस्ट फॉर यू टू नो कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है,
चले, ये तो खैर अच्छा, ये दूसरा है, इसकी बात नहीं कर रहा था मैं, वो अगला सवाल है, इससे मैं पहले वो करा देता हूँ ना, ये वाला। चलो पहले वो करा देता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन मैंने डाला है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ हैलोजन एल्केन containing one chlorine atom or bromine atom will show an additional peak of M+2. State the isotope chlorine and bromine responsible for M+2 peak. तो कौन सा क्लोरीन का आइसोटोप M+2 पीक बनाता है? 37 वाला, और ब्रोमीन का 81 वाला। ठीक है, इस पार्ट की बात नहीं कर रहा था, अगले पार्ट की बात कर रहा था। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमोक्लोरोमीथेन, इसमें एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, ठीक है, हैज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक M एट ME वैल्यू 128। 128 इसका MR है, ठीक है, लेकिन 128 के अंदर क्लोरीन कौन सा वाला होना चाहिए? 35, और आपका क्योंकि इसमें ब्रोमीन भी है तो ब्रोमीन कौन सा होना चाहिए? 37। याद रखना एम पीक में ना हमेशा छोटे वाले एटम्स होते हैं, ठीक है, 35 एंड 37। अब उसने कहा है सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयंस दैट गिव राइज टू दीस पीक्स, एम पीक, M+2 पीक एंड M+4 पीक। अच्छा, पहले का आंसर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, उसका आंसर कैसे लिखते हैं अगले दो का आप मुझे बताएंगे। अब इसमें M+4 आ गया ना, अब आप कहेंगे सर M+4 तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्यों डाला उसने? आई अंडरस्टैंड, नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन इतना आसान है ये कि यार एग्जामिनर ये इतनी बेसिक चीज दे सकता है, आप इस पर नहीं आर्ग्यू कर सकते कि ये सिलेबस में क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे होगा ना कि कुछ ऐड करने के लिए आएगा, तुम कहोगे केमिस्ट्री के सिलेबस में एडिशन तो नहीं है, तो यार इतनी बेसिक चीज तो वो आपको कॉमन सेंस है ना। चलिए सर जरा बताएंगे आप, मैं चलो पहले का आंसर मैं लिख के दिखाता हूँ, तो इसको यूं लिखते हैं CH3 Cl35 Br79+, ठीक है, इसको यूं आंसर करते हैं। अगले वाले का आंसर बताओ, M+2 की Cl37, नहीं M+2 पीक में तो कोई एक का मास ज्यादा हो सकता है ना, तो Br79 होगा, और इसके दूसरा पॉसिबल आंसर ये है कि Cl35 हो और Br81 हो। हाँ, तो M+4 का जवाब क्या होगा? दोनों ही 2 यूनिट ज्यादा, M+4 का मतलब है जो M पीक है उससे 4 यूनिट ज्यादा, तो वो 4 यूनिट ज्यादा इसलिए क्योंकि उधर M में Cl35 था, इसमें M+4 में Cl37 है, तो 2 उसके बढ़ गए, 2 Cl के, और 2 ब्रोमीन के अंदर बढ़ गए, क्योंकि उधर ब्रोमीन जो है वो 79 था, इधर ब्रोमीन 81 है, ठीक है। नहीं, A2 का फाइल मैंने A2 से जब AS 2002 में ये फाइल मैंने बनाई थी ना AS वालों के लिए, तो ज़ाहिर उस वक्त तो कोई पास पेपर का सवाल ही नहीं था ना, तो वो A2 के क्वेश्चंस निकाले थे। अब तो आ गए हैं 2022 के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए अब ये भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरा आपके ईयर का करा दूं, लेट्स सी आप लोग इसको कर पाते हैं या नहीं करता इसको, ये वाला, दिस इज जून 2022, ठीक है, वेरिएंट इसका 2-3 है। चलो अब ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, मैं आप लोगों को देता जा रहा हूं जल्दी से। सबसे पहले तो विदाउट बी टेलिंग यू, ये बताइए स्पेक्ट्रम आपको बना के दिया हुआ है, किसका स्पेक्ट्रम है ये? जी। अच्छा, ये मैं जरा इसका ना, मुझे क्योंकि ये बी पार्ट है तो ए पार्ट में कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो मैं वो चेक कर लेता हूँ जाके कि ए पार्ट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन तो नहीं है। फिलहाल पहला पार्ट तो उससे बगैर हो जाएगा। हम अभी जो हमें क्या क्या कहा हुआ है देख लेते हैं। इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और हैलोजन है। मास स्पेक्ट्रम ऑफ Z is recorded. 5.1 shows a section of the mass spectrum at ME greater than 63, ठीक है, उसने कहा भाई 63 से आगे ही दिया हमने, इससे पीछे का स्पेक्ट्रम उसने नहीं दिया हमें, ठीक है। द फ्रैगमेंट एट Me64 इज मॉलिक्यूलर आयन, उसने कह दिया जी 64 वाला जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है, देख रहे हो ये वाला 64 वाला इज MP। क्वेश्चन में बता दिया है उसने कि जो 64 है इज मॉलिक्यूलर आयन, तो ये MP है। अगर ये MP है तो फिर ये क्या होगी? M+1। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं खुद ही पता है, 1 यूनिट आगे M+1 पीक होगी। अच्छा, इन्होंने बजाय इसके कि अलग से आपको रेशो दें या अबंडेंस दें, इन्होंने पीक के ऊपर अबंडेंस लिख दी है।
तो वो जो पीक के ऊपर 100 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू 100 है। ठीक है, आसानी के लिए जल्दी से मुझे नंबर ऑफ कार्बन निकाल के दो इसके, वो सब लोगों को करने दो। हो गया? कितने आए? नंबर ऑफ कार्बन 2 आए, 100 अपॉन 1.1। ऊपर किसकी अबंडेंस पुट करूंगा? नीचे एमपी की। इससे आप कह रहे हैं 2.2, 2 आ रहा है। ठीक है, सो 2 कार्बन एटम्स। ठीक, deduce which halogen is present in Z using figure 5.1 and explain your answer. Let's see जी। सर 100 उसकी M+2 पीक का जो रेशो है, वो रेशो जो है वो हैलोजन एटम्स का होना चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है 100 और 33.3 हो गया ना, 3:1 का रेशो। ठीक है, सो इसका मतलब है ये Cl है। ठीक है, क्योंकि जो रेशो है M और M+2 पीक का, ठीक है, वो है 100 अपॉन 33.3, ऑलमोस्ट हो गया 3:1 का। ठीक है, सो विच इज द रेशो ऑफ Cl35 and Cl37। ठीक है, सो द एटम इज क्लोरीन। आंसर इसका ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना तुम लोग, क्लोरीन। समझ में आ गया? तो आप M+M का रेशो निकाल लो, which is the ratio of Cl35 and 37, so the atom is chlorine. चलो आगे। There are also peaks at 29 and 49. Suggest a formula of these fragments. Deduce the name of Z. यानी deduce the name of Z. Z is the compound. हाँ जी, Z is the compound। करते हैं जी सर, पहले फ्रैगमेंट्स ढूंढते हैं। मैंने आपसे कहा हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसका एमआर चेक करो। एमआर गिवन था इसका 63 में से माइनस करो 64 है एमआर, 64 है एमआर। एमआर में से 29 माइनस करो 35। ठीक है, 35 सीएल का है। क्लियर हो गया? इतना आसान हो जाता है ना ये काम। तो 35 सीएल, इसीलिए कहता हूँ एमआर में से माइनस किया करो फौरन। सो अगर इसको तुम कर रहे हो ना, तो इसकी वर्किंग देखो। यहाँ पर तुम क्या करो, तुम फौरन एमआर में से, जो इसका एमआर है उसमें से तुम इसको माइनस करो। 29 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 35। 35 इज सीएल। तो इसका मतलब है, अब अगर सीएल इसका जो नंबर ऑफ कार्बन है वो भी हम निकाल चुके हैं, 2 कार्बन। सो इसके अंदर 2 कार्बन है। उसके बाद तुम्हारे पास हाइड्रोजन हमें नहीं पता है कितने हैं, वो तो अभी हम पता लगाएंगे ना। और एक सीएल था इसके अंदर। तो अब आप देखें कि 29 किसका मास होगा। मैंने कहा ना एल्काइल ग्रुप, आप पहले देखें तो एल्काइल ग्रुप के अंदर C2H5 का मास 29 होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे C2H5 प्लस। ठीक है, C2H5 प्लस। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब 49 वही करो, इसके लिए भी 64 माइनस 49 करो। 64 माइनस 49 जब करते हो तो इसका आंसर आता है 15। बेटा 15 एक मशहूर CH3 ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि CH3 अगर इसमें से निकल गया तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा। तो वो C2 देखो। अच्छा, अब आप देखें अगर CH3 निकल गया तो हमारे पास है CH2 Cl आ रहा है। अच्छा, Cl का 35 है ना, सो 35 में से 40 और हमें फ्रैगमेंट बनाने किसका 49 का। सो 49 में से 35 माइनस करो 14, विच इज CH2। अभी अभी जोड़ते हैं, ये CH2Cl है। 14 तो CH2Cl होता है। CH2Cl मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है।
अभी पता चल जाएगा। सर देखिए, पता है ये कंपाउंड क्या है? इसमें 2 कार्बन है ना, कार्बन 2 है, तो CH3 CH2 Cl ये है। अब मैं आपको बताता हूँ वो टुकड़े कैसे बने थे। जो पहले वाला टुकड़ा बना था ना, वो यहां से टूटा था, ये यहां से टूटा था, तो ये टुकड़ा बन गया था C2H5 का। और जो दूसरा वाला टुकड़ा बना था ना, वो यहां से टूटा था, ये CH2Cl। समझ में आया? इसकी 2 फ्रेगमेंटेशन थी। जो वो बना था C2H5, वो उधर Cl वाला मॉलिक्यूल टूट के निकला था, और जब ये बना है तो ये CH3 वाला मॉलिक्यूल टूट के ये निकल आया। समझ में आया? सो उसने कहा है नेम, सो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो, दिस इज क्लोरोइथेन। नेम ऑफ द कंपाउंड इज क्लोरोइथेन। गेट इट? ओके। अच्छा, ये आगे तुम लोग इसके सवाल समझ में? अच्छा, एक चीज मैं नोट्स के अंदर आप लोगों को और बता दूं, ये चाहे अपने पास आप तो लिख लो। इसके अंदर बच्चों सबसे कॉमन फ्रैगमेंट्स कौन से होते हैं? मोस्ट कॉमन फ्रैगमेंट्स, जरा इस चीज को आप लोग लिख लें। कॉमन फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? कॉमन फ्रैगमेंट्स, एक तो सबसे पहले कॉमन फ्रैगमेंट्स होता है एल्काइल। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स। तो एल्काइल ग्रुप में हमेशा कहता हूँ बच्चों से, एल्काइल ग्रुप जो है ना वो उनको देखा करो। लाइक CH3 का मास होता है, इनकी Me वैल्यू होती है 15। CH3 Me वैल्यू 15। C2H5 इसकी Me वैल्यू होगी 29। C3H7 इसकी Me वैल्यू होगी, इसकी Me, अच्छा इनके ऊपर बल्कि ना प्लस 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 लगाना है, लाइन की जगह प्लस लगाना है, प्लस प्लस प्लस। C3H7 की वैल्यू निकालो जरा, 43। ठीक है, सो ऑन। तो सबसे पहले तो मोस्ट जो कॉमन फ्रैगमेंट्स हैं वो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। फिर बच्चों दूसरे होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स जाहिर है ये भी बड़ा कॉमन फ्रैगमेंट होता है। लाइक एग्जांपल Cl प्लस। ठीक है, अगर Cl प्लस होगा तो इसका 35 और 37 पे आएगा, या फिर OH का 17 पे आएगा। ठीक है, या C डबल बॉन्ड O का किस पर आएगा? 12 और 16 28 28। या COO प्लस, इसका कितने पे होगा? या COOH 45। ठीक है, क्लियर हो गया? और भी, अब मैं सारे नहीं लिख रहा, तुम लोग, ये तो एग्जांपल लिख रहा हूं कुछ। ये फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, ये दूसरा सबसे कॉमन फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एल्काइल ग्रुप नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी बड़े कॉमन होते हैं। एल्काइल ग्रुप नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, एल्काइल ग्रुप नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O। इसका मास निकालो कितना आ रहा है, इसकी Me वैल्यू देखो कितनी है, 15 प्लस 12 प्लस 16 43। या C2H5 नेक्स्ट टू ये अब आपका CO। ठीक है, प्लस इसका देखो 73। ठीक है, समझ गए ना? इस तरह से सो ऑन यार, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो क्लियर हो गया, ये सबसे कॉमन होते हैं। अच्छा, इसके अंदर बस एक नोट लिख लो, टू आइडेंटिफाई अ फ्रैगमेंट सबट्रैक्ट, देखें इट इज easier
to identify a fragment by subtracting its mass from MR its mass from MR to identify the fragment lost. ठीक है. सो अगर आप फ्रैगमेंट लॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे ना तो आपको वो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट भी ढूंढना आसान हो जाएगा. क्लियर हो गया? सबको क्लियर है ये बात? चलिए वी आर डन विद दिस टॉपिक. मास स्पेक्ट्रोमीटर का